हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एसपी के पार्ट सेकंड में दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 था कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। कंपनी का सेक्रेटरी क्यों आवश्यक है ये सब जानकारी लेने के बाद हमने उससे सेक्रेटरी की नियुक्ति वगैरह, उनकी योग्यता, गुण, ये सब पढ़े हमने। आज हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी के कार्य और फर्ज कि सेक्रेटरी के कार्य क्या क्या होते हैं। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेक्रेटरी का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कोई सी कंपनी हो, चाहे खुद की हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे बहुराष्ट्रों की हो, उनमें सभी में सेक्रेटरी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी सेक्रेटरी के कार्य और फर्जी का आधार सबसे पहले इसमें होता है कंपनी का कद, व्यवसाय का प्रकार, नियुक्ति की शर्तें संचालक मंडल के द्वारा सौंपे गए कार्य पर आधारित होती है। नियुक्ति के समय जब अनुबंध किया जाता है तब उसे कैसे कार्य करने हैं उसकी स्पष्टता भी की जाती है। अभी हम पढ़ेंगे इसमें सेक्रेटरी के कार्य की सेक्रेटरी के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं या करने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के कार्यों में निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है। जो करना किसे होता है? कंपनी के सेक्रेटरी को। पहला, इसमें इस कानून के अंतर्गत नियम और प्रावधान कंपनी को लागू पड़ते हैं। अन्य कानूनों के पालन विषय संचालन मंडल की रिपोर्ट देने का कार्य होता है। इसमें सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सेक्रेटरी का होता है कि जो भी कंपनी कानून के अनुसार जो लागू नियम है उनके अनुसार पालन करके काम करवाए, यानी मंडल को, संचालक मंडल को उसके अनुसार ही रिपोर्ट देनी पड़ती है। दूसरा है सेक्रेटरियल मापदंडों का पालन कंपनी करती है नहीं, उसकी जांच करना। अब ये जो कंपनी है वो सही रूप में, सही मापदंड में पालन कंपनी के जो कानूनी रूप से नीति नियम है उनका कर रही है या नहीं कर रही, उसकी जांच करने का काम भी सेक्रेटरी का ही होता है। और तीसरा है निश्चित की गई फर्ज अदा करने का कार्य, यानी जो निश्चित किया गया कि किस प्रकार से काम करना है वो भी करने का काम सेक्रेटरी का ही होता है। ये अभी हमने पढ़े सेक्रेटरी के कार्य। अब है सेक्रेटरी का फर्ज कि सेक्रेटरी का फर्ज क्या होता है। निश्चित की गई फर्जों में निम्नलिखित फर्जों का समावेश होता है। सबसे पहला है कंपनी के संचालकों को उनके फर्ज, सत्ताएं यानी अधिकार और उत्तरदायी विषय मार्गदर्शन का कार्य, ये उसका फर्ज बनता है कि कंपनी के संचालक को उनका फर्ज याद दिलाना कि तुम्हारा फर्ज कंपनी के प्रति क्या है, अधिकार क्या है और किस प्रकार से तुम्हें मार्गदर्शन देना है, ये कार्य करवाना है, ये उसका फर्ज है सेक्रेटरी का। सेकंड पॉइंट है संचालक मंडल और सामान्य सभा का आयोजन करना, उसकी मिनट्स तैयार करना। संचालक मंडल और सामान्य सभा यानी जब भी संचालक मंडल की सभा हो या सामान्य सभा हो तो उसका संचालन यानी वो किस प्रकार से करनी, उसका आयोजन करना और कितनी देर की करनी है वो सारी तैयारी उसके बाद में करना कि फिर उसमें क्या क्या मुद्दे आएंगे। तीसरा पॉइंट है संचालक मंडल, सामान्य सभा, सरकार या अन्य सत्ताओं के पास से कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना। चौथा पॉइंट है कंपनी कानून के अनुसार फर्ज अदा करना, उसके लिए अलग अलग सत्ता मंडलों के समक्ष प्रस्तुति करने का कार्य भी इसका सेक्रेटरी का ही होता है। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी के व्यवसाय के लिए संचालक मंडल को आवश्यक मदद करना, यानी किस प्रकार से उनके व्यवसाय में काम करवाना है उसे संचालक मंडल को मदद भी करनी आवश्यक है। सिक्स पॉइंट है कंपनी के संचालक मंडल को कंपनी के सुचारू श्रेष्ठ कार्य के विषय मदद और मार्गदर्शन देने का कार्य कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है, ये इसके फर्ज होते हैं। सातवां पॉइंट है कंपनी कानून या नियमों के अधीन अन्य फर्ज अदा करना, जो भी अन्य नियम बनाए गए उनके अधीन, यानी अलग से कुछ ही नहीं करना, उसके अधीन रह करके ही अपना फर्ज निभाना है। आठवां पॉइंट है संचालक मंडल के द्वारा समय समय पर सौंपी जाने वाली अन्य फर्ज अदा करना, यानी जो भी कंपनी के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य जो भी सौंपा गया है उसको अपना फर्ज समझकर उसे भी पूरा करना। ये तो थे सेक्रेटरी के फर्ज, यानी पहले थे कार्य और ये हैं उसके फर्ज की क्या क्या फर्ज कंपनी के होते हैं। अब है सेक्रेटरी की सत्ताएं यानी अधिकार, मर्यादा और उत्तरदायित्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी की सत्ताएं। कंपनी धारा में सेक्रेटरी को स्पष्ट रूप से कोई भी सत्ता नहीं है, वैसे तो उसको कोई भी सत्ता नहीं दी हुई होती है, किंतु नियमन पत्र के इसके विषय में
प्रावधान है, यानी जो नियमन पत्र होता है उसमें इसके विषय में कुछ प्रावधान भी किया हुआ है। यदि इसमें कोई उल्लेख ना हो तो संचालक मंडल को इसके विषय प्रस्ताव भी पारित करना पड़ता है और सेक्रेटरी की सत्ताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला इसमें कंपनी रजिस्टर के समय स्थापना का प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, पंजीकृत कराने का कार्य, यानी ये जो अधिकार है वो किसके, ये इस कंपनी सेक्रेटरी के पास ही होता है। सेकंड पॉइंट है, सेक्रेटरी ऑफिस विभाग का प्रमुख होने के कारण, यानी जो वो मेन है तो ऑफिस का भी मेन हो गया, तो उसको अलग अलग खातों पर देख रेख और नियंत्रण करने का अधिकार भी होता है। यानी अब अलग अलग एक ही कंपनी में जो भी विभाग है वो अलग अलग है, उन सभी के खातों की देखभाल करना और देखरेख करना और उन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी इसी का होता है। तीसरा पॉइंट है, सेक्रेटरी को शेयर आवंटन पत्र, शेयर जब्ती, शेयर हस्तांतरण आदि पत्रों पर कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर करने की सत्ता भी होती है। चौथा पॉइंट है, कंपनी की तरफ से अलग अलग पक्षकारों के साथ पत्र व्यवहार करने की उसे अधिकार है, यानी कंपनी के जितने भी पक्षकार हैं उनके सबके साथ वो अलग अलग पत्र व्यवहार भी कर सकता है। फिर है पांचवा पॉइंट, सेक्रेटरी को कंपनी एजेंट के रूप में भी कार्य करने की सत्ता है, यानी वो अब वो काम कर रहा है, कंपनी का एजेंट है, कंपनी का सेक्रेटरी है, तो कंपनी के एजेंट के रूप में भी वो काम कर सकता है कि भाई काम उसे ही करवाना है, देख रेख उसे ही करनी है, तो फिर वो काम भी वो करवा सकता है। संचालक मंडल से प्राप्त सत्ताओं के अधीन सेक्रेटरी कोई कार्य करे तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी रहेगी। अगर मान लीजिए संचालक मंडल के पास अधिक सत्ताएं के अधीन सेक्रेटरी अगर काम करता है तो उसके अधीन फिर वो कंपनी उत्तरदायी रहेगी, न कि सेक्रेटरी उत्तरदायी रहेगा। सातवां पॉइंट है, संचालक मंडल द्वारा सौंपे कार्य को करवाने की सत्ता सेक्रेटरी के पास ही होती है। अब है सेक्रेटरी की सत्ताएं की सीमाएं, यानी कितने अधिकार तो उसने हमने पढ़ लिए, लेकिन कितनी सीमाएं उसकी कि कहाँ तक वो अपना अधिकार रख सकता है। सबसे पहला इसमें, यदि संचालक मंडल उसे सत्ता न दे, अगर जो संचालक मंडल है अगर सत्ता अधिकार न दे तो अपनी इच्छा से सभा का आयोजन नहीं कर सकता, यानी मन मर्जी वो सत्ता का आयोजन नहीं कर सकता है, जब तक कि अगर संचालक मंडल उसे ये अधिकार नहीं देते कि तुम जब तुम्हारी मर्जी हो तो तुम सभा कर सकते हो तब। दूसरा है, सेक्रेटरी कंपनी के कार्य के लिए कंपनी की तरफ से उधार रकम नहीं ले सकता, यानी उसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो कंपनी के लिए कहीं से बिना कहे रकम को उधार ले। तीसरा पॉइंट है, सेक्रेटरी अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया में मदद करता है, यानी जो भी अनुबंध तैयार किया जाता है उसमें वो मदद करता है, किंतु वह कंपनी की तरफ से बिना सत्ता के अनुबंध नहीं कर सकता, यानी उसको इसके लिए भी कंपनी के द्वारा अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, नीति विषयक निर्णय कंपनी, यानी जो भी काम नीति नियम का जो भी निर्णय लिया जाए वो सेक्रेटरी अपने मन से नहीं ले सकता है। अब है पांचवा पॉइंट, संचालकों द्वारा दी गई सत्ता के विरुद्ध अनुबंध करे तो कंपनी बंधन करता नहीं है। अगर वो कुछ भी अपने मन से कोई सत्ता के विरुद्ध रहकर के अधिकार के बिना अनुबंध कर लेता है मन से, तो फिर उसमें कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं होता, वो उसको खुद को ही हैंडल करना होता है। 6 पॉइंट है, सेक्रेटरी आम जनता को सत्ता के बिना अंश भी नहीं दे सकता, यानी बिना अधिकार के वो कंपनी के अंशों को लोगों को आम जनता को वितरित नहीं कर सकता। ये थे सेक्रेटरी की मर्यादाएं। अब है सेक्रेटरी का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रति क्या होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में उसका उत्तरदायी होता है। पहला है, सेक्रेटरी कंपनी धाराओं का पालन न करे और कानूनी कार्य न गए तो उसका उत्तरदायित्व उसका खुद का होता है। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको वो उन समस्याओं का सामना उसे खुद को ही करना पड़ता है। दूसरा है, कंपनी रजिस्टर के पास समय के अनुसार आवश्यक दस्तावेज पंजीकृत न करे तो वो उसका ही उत्तरदायित्व वो खुद होता है कि फिर अगर पंजीकृत नाम नहीं आ रहा है, बाद में कोई परेशानी आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी खुद की होती है।
तीसरा है सेक्रेटरी सत्ता का दुरुपयोग, गुप्त कमीशन प्राप्त करे, यानी जो उसके अधिकार दिया गया उसका गलत फ़ायदा उठाता है और चुपचाप कमीशन खाता है तो उसका जुर्माना या सज़ा दोनों जो भी होगी उसका उत्तरदायित्व खुद ही होगा। चौथा है यदि सेक्रेटरी सत्ता के सिवाय अन्य अनधिकृत कार्य करे, यानी बिना वजह का कोई कार्य करता है तो कंपनी के साथ ठगाई करे, बेईमानी करे, विश्वासघात करे, धोखा दे, तो इन सब की जिम्मेदारी भी उसकी खुद की होगी, उसका ही उत्तरदायी माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है सेक्रेटरी अपने कार्य में असावधान रहे, लापरवाही करे तो उसके कारण कंपनी को होने वाला नुकसान भरपाई करने के लिए वह उत्तरदायी होगा। अगर वो असावधान रहे या लापरवाह रहे, काम सही रूप से नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसको खुद को ही, जो भी भरपाई होगी, जो नुकसान होगा कंपनी को, उसकी भरपाई उसे खुद को ही करनी होगी, ये उसका उत्तरदायित्व हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है सभा पूरी होने के बाद सेक्रेटरी आवश्यक नोट न रखे, यानी सारी जब भी सभा पूरी होती है तो जो भी उसमें जानकारियाँ दी गई थी वो खुद के पास न रखने के बजाय मिनट्स तैयार करें, यानी कैसे कैसे कौन कौन सा काम हुआ वह करें, यही उसका उत्तरदायित्व और संपूर्ण सभी को बताने या जो हेड होता है कंपनी को उसको देनी आवश्यक है। सातवां पॉइंट है नियत समय अवधि में कंपनी धारा के प्रावधान के अनुसार वार्षिक हिसाब कंपनी की सामान्य सभा में प्रस्तुत न करे तो वो उत्तरदायी होगा, यानी पूरे साल का जो भी वार्षिक हिसाब होता है उसको देने का काम भी उसी का होता है। अगर नहीं देता है तो उसका अधिकारी भी वो उत्तरदायी भी खुद ही होगा। आठवां पॉइंट है यदि सेक्रेटरी दस्तावेज में अनाधिकृत परिवर्तन करे तो वह उत्तरदायी होगा। और अब है सेक्रेटरी के पद का, कब सेक्रेटरी को उसके पद से हटा दिया जाता है या फिर उसका पद का अंत होता है। सेक्रेटरी की नियुक्ति संचालन मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित करके अनुबंध के द्वारा की जाती है, यानी जब इसको चुना जाता है तब संचालन मंडल की सभा होती है, तब वो प्रस्ताव पारित होता है और उनके अनुबंध के द्वारा ही उन्हें रखा जाता है। उसके पद का अंत तो अनुबंध की शर्तों के अधीन होता है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में भी, यानी जब तक अनुबंध उसने करवाया तब तक उसका नहीं होता, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी भी है जब सेक्रेटरी के पद का अंत हो जाता है। जैसे कि सेक्रेटरी की मृत्यु हो गई, जब वो मरी है तो फिर वो सेक्रेटरी पद पर नहीं रह सकता, तब उसको सेक्रेटरी पद से हटा दिया जाता है। दूसरा, अनुबंध करने में असमर्थ हो, कोई भी काम करने में समर्थ नहीं होता। तीसरा है कंपनी नोटिस देकर सेक्रेटरी को निवृत्त करे, यानी कंपनी उसको नोटिस दे देगी कि तुम्हें अब इस जॉब से, इस काम से हटाया जा रहा है, कि उसका कई कारण हो सकते हैं। चौथा है सेक्रेटरी स्वयं त्याग, सेक्रेटरी का मन नहीं है कि कहीं और अच्छा काम मिल जाए या उसको यहाँ नहीं करना है तो वो स्वयं भी त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। सेक्रेटरी कंपनी के साथ ठगाई, धोखा, बेईमानी करे तब भी उसे कंपनी उसे हटा देती है उसके पद से। 6 पॉइंट है वह अपना कार्य असावधान लापरवाही से करे तो कंपनी को जब हानि होने लगती है तो कंपनी क्या करेगी, उसको उस पद से हटा देगी। 7वां, सेक्रेटरी कंपनी कानून के प्रावधान का पालन न करे। अब सेक्रेटरी है, कंपनी में जो कानून लागू होते हैं उसे के अनुसार काम न करता, न पालन करता हो, तब भी कंपनी फिर उसको हटा देती है। 8वां पॉइंट है निजी रूप में गुप्त लाभ या कमीशन प्राप्त करे, यानी बेईमानी करे, चुपचाप अंदर ही अंदर गुप्त लाभ, कमीशन ले, फ़ायदा ले, तब भी कंपनी उसको हटा सकती है। और 9वां पॉइंट है कंपनी दिवालिया घोषित होने पर कानूनी रूप से कंपनी का विसर्जन हो जाए तो कंपनी के पद का अंत अपने आप ही हो जाएगा। जब कंपनी नहीं रहेगी तो वो सेक्रेटरी कहाँ रहेगा। और अब है सेक्रेटरी का महत्व, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या होती है। आधुनिक वाणिज्य व्यवसाय के स्वरूप में कंपनी का स्वरूप एक विशेष व्यवस्था रहता है, यानी जब कंपनी में सेक्रेटरी रहता है तो एक अलग से व्यवस्था दिखाई देती है, जहां मालिक और संचालनकर्ता दोनों ही अलग अलग होते हैं। अंशधारक मालिक है किंतु वे प्रत्यक्ष रूप से संचालन नहीं करते। अंशधारक पैसा तो लगाते हैं लेकिन वो उसमें सामने से वो संचालन उसका प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, यानी रोजमर्रा के कामों को नहीं कर सकते। कंपनी का संचालन अंशधारकों के द्वारा निर्वाचित, यानी उसको चलाने के लिए क्या किया जाता है, जो अंशधारक के द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात संचालन मंडल के द्वारा ही चलाया जाता है। कंपनी कानून कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करती है, उसकी सभी औपचारिक और कानूनी आवश्यकताएं पूरी करके कंपनी की स्थापना का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सेक्रेटरी का अमूल्य योगदान होता है। विविध कानूनी ज्ञाता के रूप में तकनीकी जानकारी के कारण अनुभव के आधार पर संचालकों के लिए अच्छा मित्र और मार्गदर्शन का कारण भी कंपनी ही
बनता है। सेक्रेटरी संचालक और मालिकों के बीच कड़ी का कार्य करता है। सेक्रेटरी का काम क्या होता है? मालिक और जो संचालक होता है उन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो ही इसका कार्य करवाता है। वह अंशधारकों की सभा का आयोजन भी करता है। अब जो अंशधारक है उनकी सभा किस प्रकार से होनी है, कब होनी है, उसका आयोजन भी सेक्रेटरी के द्वारा ही किया जाता है। फिर वो कितनी देर का होगा, कितने मिनट का होगा, उसकी तैयारी भी उनके द्वारा ही की जाती है। पत्र व्यवहार के द्वारा आवश्यक जानकारी अंशधारकों को प्रदान करता है। कंपनी की तरफ से अंश परिवर्तन अधिकार के अंश, बोनस अंश विषयक संपूर्ण कार्रवाई सेक्रेटरी करता है। यानी पत्र व्यवहार के द्वारा जो पत्र व्यवहार दिया जाता है उनके द्वारा आवश्यक जानकारी अब अंशधारकों को प्रदान करता है। किस प्रकार से कि कंपनी की तरफ से उनको अंश परिवर्तन कब करने हैं, अंशों का अधिकार किस प्रकार से है उनका, और बोनस अंश विषयक संपूर्ण ये जो भी जानकारियाँ होती है जो अंशधारकों को दी जाती है वो कंपनी के सेक्रेटरी के माध्यम से ही दी जाती है। सेक्रेटरी व्यवसाय के भिन्न भिन्न पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित करके संपर्क अधिकारी का कार्य करता है। यानी अलग अलग जो भी भिन्न अलग अलग पक्षकार जो होते हैं उन सब के साथ में उसे संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और उन स्थापित संबंधों के साथ में ही फिर उसको आपस में संपर्क करना रहता है। यानी सभी की जानकारियाँ प्राप्त करके एक दूसरे के संपर्क में रहने का काम भी करना होता है। सेक्रेटरी कार्य दक्षता से संचालन करता है जिससे कंपनी की प्रतिभा बढ़े। अब सेक्रेटरी है वो कार्य दक्षता यानी कार्य अच्छा किस प्रकार से हो ऐसा सोच करके ही वो काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो कंपनी के लिए जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है उसकी प्रतिभा भी बढ़ती है। वह कर्मचारी को योग्य नेतृत्व प्रदान करके उन्हें उत्तरदायित्व करके अनुशासन का पालन भी करवाता है। यानी काम कैसे करना है कर्मचारी को, योग्य काम कैसे होगा, अनुशासन में रहकर नेतृत्व प्रदान करके उन्हें उत्साहित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है और उन्हें जोश यानी नेतृत्व बढ़ाने का काम भी करता है। यानी किस प्रकार ये सारे काम करवा के इन सब के अनुसार पालन करवा के कंपनियों में काम करवाने का कार्य भी किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है। कर्मचारियों के कार्य का विभागीकरण करके यानी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनका अलग अलग काम होता है, सभी कर्मचारी को कार्य अलग अलग होता है तो उनको उन विभाग के अनुसार उन्हें कार्य देना, संकलित करके निश्चित पूर्ण करने हेतु लगातार प्रयत्न करता रहता है। फिर उन्हें अलग अलग जो भी विभाग में जिस प्रकार के विभाग में उनको विभाग के अनुसार काम में करवाया जाता है, फिर उनको आपस में जोड़ करके जो उद्देश्य पूर्ण करने हैं उसके लिए उन्हें समझाता है कि हमें लगातार इसमें तत्पर रहना है ताकि ये हमारी जो इकाई है आगे की ओर बढ़ती रहे। सेक्रेटरी को रजिस्टर के पास समय समय पर और अलग अलग प्रकार के यानी अब अलग अलग समय होता है यानी बार में समय समय पर और अलग अलग प्रकार के पत्रक भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रक निवेदक दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रदान करने की पंजीकृत भी करवाता रहता है। यानी अलग अलग जानकारियाँ भी देता रहता है। संचालकों को नीति विषय मार्गदर्शन देकर यानी किस प्रकार की नीति कानूनी नीति विषयक जानकारी देकर के कंपनी को प्रगति के शिखर पर ले जाता है और अपनी कार्यदक्षता सिद्ध करता है। यानी कंपनी को उच्च शिखर की ओर ले जाने का कार्य भी कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है। और कार्यदक्षता वो यानी कार्य किस प्रकार से करना है, अच्छा कार्य करना है, उसके बारे में भी उन्हें समझाता है। इस तरह सेक्रेटरी का स्थान संचालकों, कंपनी, कर्मचारी, अंशधारी, लेनदार, सरकारी विभाग, कंपनी, रजिस्ट्रार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी के विकास में सेक्रेटरी का योगदान अमूल्य माना जाता है। कंपनी का विकास अर्थात उत्पादन में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि और रोजगार का सृजन, इस तरह देश के विकास में सेक्रेटरी परोक्ष रूप से अमूल्य योगदान देता है। सेक्रेटरी का स्थान क्या होता है, संचालक, कंपनी, कर्मचारी, अंशधारक, लेनदार, देनदार, यानी जो भी कंपनी सेक्रेटरी का जो व्यक्ति होता है उसका काम क्या होता है, जो अंशधारक है उनके अंशों का लेन देन भी करना होता है। संचालक और कंपनी के जो कर्मचारी है उनमें सही रूप से सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं बनाना भी होता है, उनको उनके अनुरूप कार्य देने का काम भी होता है और अगर उन्हें प्रोत्साहित करना होता है तो वो भी करता है। काम किस प्रकार से हो रहा है मार्गदर्शन भी किया जाता है। कंपनी रजिस्टर आदि के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो भी कंपनी का रजिस्टर है उस सब की जानकारी भी वो रखता है। अलग अलग विभागों की देखरेख करने का काम करता है। कंपनी के विकास में सेक्रेटरी, अब जब भी अगर कंपनी का विकास करना है तो उसमें सेक्रेटरी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य माना जाता है। अगर सेक्रेटरी अच्छा है तो सारा काम कंपनी के लिए
अच्छा ही होने वाला है, यानी कंपनी जो है विकास, उसकी विकास, आर्थिक विकास काफ़ी ऊंची हो जाएगा। कंपनी का विकास अर्थात उत्पादन में वृद्धि। कंपनी का विकास किस प्रकार से होगा? जो कंपनी विकास करी होती है, उत्पादन जो करती है, उसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से क्या होगा? बिक्री में वृद्धि होगी। जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ही ज़्यादा वो लोग उसको बेचेंगे यानी विक्रय करेंगे, जिससे क्या होगा? रोजगार का सृजन भी होगा और अच्छे इनकम यानी आर्थिक विकास में इनकम का भी अच्छा सृजन होगा। इस तरह देश के विकास में सेक्रेटरी परोक्ष रूप से अमूल्य योगदान देता है, यानी एकदम सामने से नहीं, लेकिन क्योंकि सेक्रेटरी का खुद का पैसा तो होता नहीं है, लेकिन परोक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि वो संपूर्ण उसका योगदान कंपनी के लिए ही होता है। तो आज हमने पढ़े कंपनी सेक्रेटरी के कार्य और फर्ज, यानी कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में बिना सेक्रेटरी के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे कार्य होते हैं और उसके फ़र्ज भी होते हैं, यानी वो काम करता भी है और उनको फ़र्ज भी दिया जाता है। फिर उसके पास अधिकार भी काफ़ी सारी मात्रा में होता है कि उसे कंपनी अधिकार भी देती है और उनकी सीमाएं भी होती है। जब कभी कोई काम गलत वगैरह हो जाता है तो उसका उत्तरदायी भी सेक्रेटरी का होता है, यानी एकदम से फ्री काम वो नहीं कर सकता। उसके बाद में सेक्रेटरी का अंत किस प्रकार से होता है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा सेक्रेटरी का महत्व, यानी कंपनियों के लिए सेक्रेटरी का महत्व क्यों आवश्यक है, और सेक्रेटरी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है सेक्रेटरी की, क्योंकि अगर सेक्रेटरी जहाँ पे नहीं है वहाँ पर कार्य कंपनी का अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये सारे गुण होते हैं कि किस प्रकार से अपना काम करवाया जा सके। कंपनी में कर्मचारियों में कि ये दोनों के बीच की एक कड़ी भी मानी जाती है, यानी कड़ी का काम भी कौन करता है? अपने कंपनी सेक्रेटरी कड़ी का काम भी करता है। तो इसी के साथ आज हमारा एसपी में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, यानी हमारा जो 2 नवंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सेवन का, उसका फुल कोर्स हो चुका है। अभी का जो भी हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसमें कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप लोग हमसे पूछ सकते हो। यानी आगे के 3 चैप्टर और भाग बी का 2 चैप्टर, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।